तो स्टार्ट करते हैं। आज है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 11। लास्ट क्लास में पढ़ा था सूडो फोर्स, है ना। सूडो फोर्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस पढ़ेंगे, जिसमें देखिए पुली सिस्टम भी आएगा और ब्लॉक सिस्टम भी आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। इसमें क्या दिया हुआ है बताइए। एक स्टूडेंट इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग बुक्स ऑफ, कितना है बुक्स की क्वांटिटी कितनी है, मतलब दिया हुआ वेट दिया हुआ है कि मास दिया हुआ है। ये वेट दिया है कि मास, कौन बताएगा मुझे ये, क्योंकि यूनिट्स का ही खेल है। मास दिया हुआ है। Yes, sir. ये किलोग्राम वेट यूनिट का यूज किया गया है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम वेट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, बहुत सिंपल है ना, लोड अपॉन एफर्ट। तो पता ही है कितना लग रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है वो तो पता ही है ना। एफर्ट वो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। देखिए यहाँ पर हम कुछ, यहाँ पर मशीन्स यूज कर रहे हैं, यस यूज कर रहे हैं, देखो पुली सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, जिससे कि क्या हो रहा है, जो लोड है वो बढ़ जा रहा है ना। लोड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एफबीडी बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है ना, टेंशन जो क्रिएट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, है ना। कितनी स्ट्रिंग है, 2 हैं। तो मैंने क्या सिखाया था कि जितनी स्ट्रिंग होगी उतने टेंशन होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस वेट। अब यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा टी यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट, सही है कि नहीं है। तो एक्चुअल जो इस पुली के ऊपर जा रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स, वो कितना होगा, वो टी के बराबर होगा, है ना। और अब यहाँ पर क्रिएट होगा एक T1 और यहाँ पर भी ये, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो सेम होता है। तो एक्चुअल में ये T1 किसके बराबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। बहरहाल हमें वो फोर्स तो निकालना नहीं है, वो गिवन है, ये तो मैंने आपको समझाया। अब आपको क्या करना है, आपको लोड अपॉन एफर्ट करके सिर्फ एक लाइन का आंसर है इसका, जल्दी से करके मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो आपका मैकेनिज्म है वो सही है, नहीं तो आपका ये गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सत्यम गोस्वामी को ब्लॉक ही कर दें क्या, डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा क्लास में। छोटा भैया तो नहीं है, खेल रहा हो, चले गए हूँ। तुम जो है आ गए क्लास में भैया सैया सबको ले आते हो तुम। अरे रहने दो यार, तुम्हारे बाइक क्या तोड़ना है कि वो भी इस्तेमाल करेगा। हाँ देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था, इक्विलिब्रियम कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स क्या है, एफ नेट इज 0। मतलब जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। आगे देखिए, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। कैसे पता यार, ये कौन सा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं है, बताइए। अब कहोगे ये पता ही नहीं। इनर्शिया वाला केस, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है जब आपका बॉडी रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। यहां लिखा है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट यही तो दिखा रहा है, क्या कह रहा है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसी केस में नेट फोर्स 0 होगा, जो कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करता है। इज इट ओके, ठीक। आगे देखिए, does if a body is in translation equilibrium in a certain inertial frame, क्या बोला बेटा, अभी क्लियर है ना। इनर्शियल नॉन इनर्शियल सिखाया था ना मैंने। इनर्शियल फ्रेम का क्या होता है, जहां पर न्यूटन के नियम लगते हैं, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम में होगा तभी तो ये पॉसिबल है, ठीक। आगे देखिए, ऑफ रेफरेंस इट मस्ट हैव नो लीनियर एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि उस समय एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 0। और नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। और अगर a की वैल्यू क्या है, 0, तो F क्या हो जाएगा, 0। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक। आगे देखिए, when it is at rest it is in static equilibrium, ठीक है। जब वो रेस्ट पे है तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। वेयर एज
इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को भी दो कैटेगराइज कर दिया, एक हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक क्या हो गया डायनेमिक। ठीक, तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, तो एक यहाँ पे फ्लो चार्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, फिर कंडीशन क्या है, सिंपल पहले वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, उसके बाद उसके दो कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी में क्या आएगा आपका स्टैटिक और एक में क्या आएगा डायनेमिक और इसकी कंडीशंस। दैट्स इट, हो गई नोट्स आपकी। ठीक है, पहला ये आपका पूरा ये लाइन लिखोगे, कौन सा ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही लिखा है ना स्टेटमेंट। उसके बाद फिर ये क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए है, ये लिख लेना। और उसके तुरंत बाद टाइप्स में स्टैटिक एंड डायनेमिक, और ये क्या है एट रेस्ट, फिर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इस तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको शॉर्ट नोट की हिंट दे रहा हूं कैसे यूज करना है। ठीक है, आप ये तो नोट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। क्या क्या कंडीशन होती है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक बॉडी है ना, उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो आपको क्या सिखाया गया था, रिजल्टेंट निकालना है तो सबका वेक्टर सम करना है ना। उसके लिए भी क्या बताया था मैंने, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बना के क्या करोगे, पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मान लोगे और वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास, है ना। और उस पॉइंट पर सारे फोर्सेस के आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो उस डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओगे और सबका रिजल्टेंट निकालोगे, कैसे, वेक्टर सम के थ्रू, है ना। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। चलिए देखिए यहाँ क्या है, फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नो नेट, पहले से लिखा है, नो नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी 0। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ कितने वेक्टर्स हैं, आई। ठीक है, कितने भाई, n नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना। देखो क्या लिखा है, f1 f2, उसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, fi लिखा है, ये f1 f2 एंड fi, उसका क्या है, fn है। fn का मतलब n नंबर ऑफ है, n की संख्या कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 10 ले लो तो f10 तक जाएगा, है ना। 11 ले लो तो f11 तक जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं आपके। तो वेक्टर सम कैसे लिखा जाता है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस कहां तक, मैंने बोला fn। fn मैंने आपके लिए छोड़ दिया, n की वैल्यू अपने हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, इन सबको जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अगर 0 आ रही है तो ये क्या है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो नहीं है। इज इट ओके, सिंपल सी बात है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, समेशन ऑफ एफ आई, और आई की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक। ये क्या किया मैंने क्या सिखाया था, समेशन तब लगता है जब किसी सेम क्वांटिटी को बार बार ऐड करें लेकिन हर बार अलग अलग वैल्यूज की हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा, i इज इक्वल टू क्या है 1 ना, तो क्या बन जाएगा ये f1। समेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1 पे f1 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि इसका मतलब होता है एडिशन। फिर i की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करो, कितने से, 1 से इंक्रीज करोगे, तो i की वैल्यू 1 क्या आएगी 2, तो क्या बन जाएगा ये f2। फिर इंक्रीज करो, क्या मिलेगा, 2 के बाद क्या आता है, और ये कब तक होगा, जब तक तुम्हारा आखिरी संख्या तुम्हें नहीं मिल जाती, मतलब आखिरी जो फोर्स है वो ना मिल जाए। तो मैंने बोला लेट n इज इक्वल टू क्या है 10। मैंने ये मान लिया कि 10 अलग अलग फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक, तो यही फॉर्मूला कैसा दिखेगा, देखो f3 के बाद क्या आएगा, f4 प्लस f5 प्लस f6 प्लस f7 प्लस f8 प्लस f9 प्लस f10। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ठीक है, तब ये होगा आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक, चलिए ये लिख लीजिए। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आराम आराम समझेगा तो आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक पढ़ाया था, लैमीज थ्योरम पढ़ाया था ना। लैमीज थ्योरम करके एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एक ट्रायंगल होता है ना, उसमें 3 अलग अलग एंगल बनते हैं, अल्फा बीटा गामा। है तुम्हारे मजे के लिए पढ़ा रहे हैं सर, इसमें 3 फोर्सेस रहेंगे तभी अप्लाई होता है। तो 3 के लिए होता ही है,
मजा नहीं आता है ना? बहुत बढ़िया। अभी लाते तुमको मजा, अभी हम सबको मजा तुम दोगे, ठीक है? हम सबको अभी तुम मजाक जब तुम्हारा उड़ेगा तो हम सब हंसेंगे, तुम्हें मजा आ गया। चलो देखो, मजा वजह नहीं भैया, पढ़ना जरूरी है। तो 3 फोर्सेस के लिए, जैसा कि इसने बता दिया क्योंकि इसने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है कि 3 फोर्सेस जब लगते हैं किसी बॉडी पे तो उस केस में हम लोग लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात पता है। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। डन सर ये एक लाइन से लिखते हैं नीचे। हाँ, लाइन से लिख दो बेटा, वो जगह नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? अरे एडिशन है बड़े भाई, एडिशन तुम अपने हिसाब करोगे कि छाप रहे हो? मतलब हमने ऐसे लिखा तो पिक्चर जैसी बनी वैसे छाप दें हैं? बहुत पिटे हैं ना, इसलिए क्लास में स्कूल में करते नहीं, सजा के लिखने वाले नहीं चाहिए हमको, जो समझने की कोशिश करे गलत लिख ले कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, तो हम लोग एक केस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग के बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है? ये पैराग्राफ आपके लिए क्या लिखा हुआ पढ़ देते हैं, जो बताया वही लिखा है। द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिंगल एक्सटर्नल फोर्स, इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियरली एक सिंपल सी बात है, जैसे देखो मैं इसको फोर्सेस लगा रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर था, इसको यहाँ से उठा के लेके आ रहा, तो ये हाथ क्या कर रहा है? फोर्स ही तो लगा रहा है ना इसके ऊपर। तो सिंगल फोर्स है तो कभी भी ये इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं रह सकता सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब देखो इक्विलिब्रियम किसको ले जाते हैं? इसको देखो, अब इसको मैं खींच रहा हूँ दोनों हाथ से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं जा रही है पेन? अब तुम्हें लग रहा होगा फोर्स नहीं लगा, देखो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि फोर्स इसमें मैं लगा रहा हूँ। जैसे छोड़ रहा हूँ झटका लग रहा है ना एक तरफ, तो ये रीजन क्या है कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा था। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो नेट क्या आ गया? 0। मतलब F1 प्लस F2 कितना आ गया? 0। क्यों? F1 और F2 की वैल्यू तो सेम थी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो वेक्टर सम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2, तो क्या आ गया? 0। तो ये इक्विलिब्रियम में था अभी तुम्हारे सामने। इसी प्रकार से अगर ध्यान से देखें, मैंने बोला कि अगर एक बॉडी होगी तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर कह रहे हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 2 एक्सटर्नल फोर्सेस द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, एंड यही जस्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने किया गया है। क्या लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ 2 बल लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या बराबर हो और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अपोजिट। ठीक, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 फोर्सेस। कह रहे हैं कि अगर 3 बल लग रहे हैं किसी बॉडी पर, उसके बाद भी वो बॉडी कहीं नहीं जा रही है, यानी कि अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रही है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तीनों का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां नीचे जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या है? 0। यहां देखो वेक्टर लिखा हुआ है, 0 के ऊपर एक एरो बना है, ठीक है? यहां लिख रहा हूं नीचे, यहां पर मैग्नीट्यूड ना लिखकर ऐसे एरो बना दिया। रीजन क्या है? मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन तो रहेगी ना, डायरेक्शन को आप छीन नहीं सकते। और 0 क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा, डायरेक्शन भी कैसी होती है? आर्बिट्रेरी होती है, मतलब आपको नहीं पता किस डायरेक्शन जाएगी, कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि 0 वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक, जैसे अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूं तो आप कैसे बता पा रहे हो? मैंने एक देखो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ, तो आप क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। तो देखो मेरा वेक्टर क्वांटिटी क्या है? आप कहोगे सर ये 3 स्टेप्स आपने लिए, जितनी भी लेंथ रही होगी इस फ्लोर की, उसके साथ साथ आपने एक मुझे डायरेक्शन दे दी, दैट इज कि सर आप क्या जा रहे हो? आप अगर देखो ध्यान से तो आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है डायरेक्शन आप डिफाइन तभी कर पाते हो जब मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं यहीं खड़ा हूं, अब आप मेरा फेस देख के बता सकते हो सर आपका जो पॉइंटिंग है वो टुवर्ड्स आपका पैनल के लेफ्ट साइड पर है ना? अभी मैं ऐसे घूम जाऊं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ सेंटर पे भी खड़ा हूं तो आपको तो देख रहा हूं, तो आप कहोगे सर आपका फेस मेरी तरफ डायरेक्शन ये हो गई। क्यों बता पा रहे? क्योंकि मैं दिख रहा हूं ना, लेकिन आप सोचो मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तब क्या होगा? डिफाइन कर पाओगे? ये इम्पॉसिबल, इसीलिए इसको नल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वेक्टर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, और जब वेक्टर का सम करते हैं तो 2 + 2 वाला लॉ उस पे नहीं लगता है, उसमें डायरेक्शन को भी ध्यान रखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर एक बॉडी दिख रही होगी आपको, है ना। इसके ऊपर अलग डायरेक्शन से हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे जीरो हो सकता है जरा बताओ। अगर तुम्हें थोड़ा भी वेक्टर आता है तो तुम्हें जानकारी होगी, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे वाले के इक्वल और अपोजिट हो जाए। यही तो है ना, और कोई तरीका है क्या? नहीं। अगर मान लेते इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट और इक्वल होगा रिजल्टेंट, तभी तो ये पॉसिबल है कि आपका जीरो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसको करने का तरीका क्या है, हम लोग लैमीज थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्या है स्टेप, सारे वेक्टर्स को बिना उनके डायरेक्शन को चेंज किए हेड और टेल से जोड़ दो। क्या करना है, एक हेड होता है, हेड क्या होता है, एरो का जो पिन पॉइंट उसको हेड कहते हैं, और पीछे वाले हिस्से क्या कहते हैं, टेल। तो अगर मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया तो आप उसको हेड और टेल मार्क कर सकते हो। ये क्या कहलाएगा, हेड, और ये क्या कहलाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, बिना वेक्टर की डायरेक्शन को छेड़े हमें इस वेक्टर को उठाना है और प्लेस करना है सच दैट कि दूसरा वेक्टर क्या हो, उसके हेड से जुड़ जाए और दूसरे वेक्टर का टेल उसके हेड को टच करना चाहिए। तो मैं ध्यान से देखा, F1 के बाद कौन लग सकता है, F2। तो F2 को हमने प्लेस कर दिया, राइट। फिर अगेन इस तरीके से F3 को प्लेस कर दिया, क्योंकि F3 डाउनवर्ड था इसलिए हमने इसको यहां से उठाया और यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसका हुआ क्या, एक ही ट्राइंगल का शेप इसने फॉर्म कर लिया। तो इसमें तीन एंगल बने, एक एंगल कितना हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, और ये एंगल कितना हो गया। ठीक है, ये तीन एंगल बन गए। ठीक, अब जब भी ऐसा केस होता है तो लैमीज थ्योरम में एक चीज डिफाइन की गई है। ठीक है, एक मिनट रुको, आई थिंक ऑनलाइन में ये फिगर अच्छे से विजिबल नहीं है। सर फिगर नहीं दिख रहा है, सर बीडी समझा दो सर। सर वो बच्चा है सरफराज, नहीं हाँ लवी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इन लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करे भाई, ऑनलाइन बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, है ना। जब भेजना तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए लैमीज थ्योरम लगाते हैं। तो लैमीज थ्योरम ने क्या सिखाया था हमें बताओ भाई, किसी भी ट्राइंगल में क्या बताया था, देखो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और अगर तीन अलग अलग एंगल बन रहे हैं तो अपोजिट साइड ऑफ द एंगल के साथ एक रिलेशन था। क्या था, कैसे करोगे बताओ, तुम तो किए हो। लैमीज थ्योरम क्या है, फॉर्मूला बता दो। F1 अपॉन, देखना ध्यान से, थीटा 1 की जगह अल्फा बोलना चाहिए था तुम्हें। ठीक है, F1 अभी तो बोला मैंने कि जो एंगल के अपोजिट साइड है उसको लेंगे, तो तुमने बोला F1 तो बोलना चाहिए था साइन ऑफ अल्फा। तो उन्होंने ये बताया था अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखिए, कोई बात नहीं, अब चलो पढ़ो। नहीं मैं अपना बना लिया हूँ। अच्छा, तुम्हारा अलग लॉ चल रहा है। नहीं वो निकालने का तरीका। हाँ ये बहुत बोलने लगा ना, जब आया था तो बड़ा शांत था ये, है ना। 10 दिन में पर खुल गए इसके हैं। F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोल रहे, ये भी बहुत बोलने लगा दोनों। हम नहीं बोल F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन, यही है आपका लैमीज थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1, F2 एंड F3। ठीक, अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, हम इसका दूसरा फिगर भी बना के दिखाएंगे तुम लोग को। ठीक है, जो तुम A B C बोलना चाह रहे हो, थीटा 1 थीटा 2 बोलना चाह रहे हो, वो भी करके देखेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सिंपल हमने क्या किया बता देना वापस से। एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, देखो एक ट्राइंगल सिंपल होता है, मान लो ये A B C है। ठीक है, लैमीज साहब ने क्या बताया था, सुन लो भैया फिर लिख लेना, हम कहीं नहीं जा रहे। एक मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो लैमीज थ्योरम ने बताया था कि अगर कोई भी आप रेशियो चाहते हो, अगर तीनों के बीच में तीनों साइड से रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन है कि अल्फा के सामने की साइड BC अपॉन साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, फिर बीटा के सामने कौन सी है, AB अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल गामा के सामने क्या है, AC अपॉन साइन ऑफ। ठीक, यही है आपका लिमिट।
तो हमने डायरेक्टली ये यूज कर लिया, बिकॉज हमने ये देखा कि यहाँ पर भी 3 अलग अलग एंगल बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल तीनों डिफरेंट है, और यहाँ पर भी ये ट्राइंगल का शेप ले रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या दिया, साइड की लेंथ कितनी है, F1 F2 F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो वहां पर साइड लेते हैं ना, तो कोई वेक्टर क्वांटिटी ले नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड लिखा, F1 F2 और F3। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम बताते हैं। फिर अभी आपको x और y और z कंपोनेंट भी सिखाएंगे। ठीक है, हाँ ये है, तो मुझे यहाँ पे जगह है, ये लिख लिया तुम लोग ने, जल्दी लिखो बेटा, सबको लिख दो। चलो ठीक है, देखो यही डायग्राम बनाने की बात कर रहा था मैं, तो ये इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, देखना कैसे बनाऊंगा मैं, यही वाला बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, हम लोग ने तो ये हेड टेल जोड़ा था इसलिए ट्रायंगल बना था, और नहीं जोड़ेंगे तो हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने क्या सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं ना, तो इस पे जो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर है वो तो बना ही सकते हैं। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि सबकी टेल को जोड़ना है। तो अगर कोई एरो ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं बाहर तरफ, बस क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। जैसे देखो इस फिगर देखो, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो हम ये पता है कि इधर से लग रहा होगा, तो यहाँ से मैं इसको पुलिंग फोर्स भी बना सकता हूँ। बात तो दोनों एक ही है ना, चाहे मैं F3 अमाउंट से खींचूं, चाहे मैं F3 अमाउंट से धक्का दूं, बात तो एक ही है। तो बस इसी का यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे F3 बना देंगे, ये क्या हो गया तेरा F1। ठीक, और लास्ट में क्या है, ये F2, ये ऊपर ऑलरेडी है आउटवर्ड, आउटवर्ड वाले को बिल्कुल मत छेड़ना, सिर्फ इनवर्ड वाले को हमें क्या करना है, क्रॉस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया तेरा। ठीक, अब इनके बीच का एंगल फिर बन जाएगा। ठीक है, अब इनको ABC नाम दे दिया गया, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से वही लगेगा, देखो ABC लिख देते हैं, ये हो गया तेरा A, ये हो गया तेरा B, और ये हो गया C। तो अगेन इस पे भी लैपिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, फिर से आप एंगल के जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे। तो F1 के पीछे क्या आ रहा है, देखो F1 के पीछे क्या आ रहा है, A एंगल, तो क्या बन जाएगा, फिर F2 के पीछे क्या बन रहा है, फिर F3 में ये भी आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कभी कभी ट्रिक आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए फिगर चेंज कर देंगे, तो उससे डरना नहीं है, दोनों का मतलब सिंपल है। ठीक है, अपोजिट एंगल को ही देखना है। ठीक है, इस तरीके से एक तो हो गया लैमिस थ्योरम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा सिंपल जो हमने एनालिटिकल मेथड सीखा था, ग्राफ में जैसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते थे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल FBD वाला जो तरीका सीखा था। कैसे करते थे, सारे फोर्सेस को x और y कंपोनेंट रिजॉल्व करते थे, फिर x वाले को एक साथ कर लेते थे और y वाले को एक साथ। ठीक, तो लैमिस थ्योरम तुम्हें यूज करना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, दूसरा केस देखिए, तो दूसरा केस है एनालिटिकल मेथड मेक यूज ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। मतलब मैंने जो बोला, क्या करेंगे हम लोग सारे कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करेंगे x और y में। तो हमने क्या किया, फिर से FBD बनाया, लेकिन इस बार ध्यान से सबकी टेल को जोड़ दिया, जो कि लास्ट वाले डायग्राम में करना सिखाया था मैंने। ठीक, अब इसको देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, दोनों के बीच में करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम एंगल के फॉर्म में क्या करेंगे, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट बना लेंगे। तो यहां पे देखिए ध्यान से, F1 क्या हो गया, x एक्सिस के अलोंग, है ना, किधर आ गया ये तो आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, ये क्या है जरा पॉजिटिव y एक्सिस जिसको j कैप कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइनस j कैप, है ना, ये हो गया प्लस j कैप, और ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस i कैप। ठीक है, तो अब देखिए F1 F2 F3 के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो यहाँ पर किसके कंपोनेंट चाहिए आपको, सर F2 के लगेंगे और F3 के। F1 तो ऑलरेडी x एक्सिस के अलोंग है ना। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा समेशन ऑफ fx, और क्या बनेगा समेशन ऑफ, और इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये सब क्या हो जाए 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो समेशन ऑफ fx में क्या आएगा, पहले तो F1 ही आ जाएगा, है ना, फिर प्लस, अब क्या कर दें बताइए, F2 y, है ना, F2 का एक
y कंपोनेंट प्लस f3 का एक y कंपोनेंट, है ना। f3y मैंने वैल्यू नहीं पुट करी है ना, मैंने कोई कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा। मुझे भी पता है कि f2 का देखो y कंपोनेंट प्लस y एक्सिस पे जाएगा और f3 का y कंपोनेंट ऑटोमेटिकली देखो ये अपोजिट नेचर के आ गए कि नहीं आ गए, तभी तो कैंसिल आउट होके 0 होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ मैंने रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखा है, दैट इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से यहां पर क्या जाएगा, ये x में ही था ना, अच्छा मैंने y लिख दिया, तभी तुम लोग बोल नहीं रहे थे। हाँ सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत कर रहा था, मैं x पढ़ा रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हो जाएगा f2 का x कंपोनेंट और ये हो जाएगा f3 का x कंपोनेंट बेटा ना। हम लोग x एक्सिस को सॉल्व कर रहे थे और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया y, है ना। ये गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, इंसान ही है, कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, है ना। तो क्या होता है f1 का भी y कंपोनेंट। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये तो कोई भी बता सकता है ना, f1y क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। सर ये तो x वाली लाइन पर लाई कर रहा है, जो x पे बैठा है वो y पे कैसे चला जाएगा, है ना। जो x और y दोनों के बीच में पाया जाता है उसी के दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो ये तो बस लिखने के लिए है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर अगेन यहाँ लिखेंगे f2y, फिर f3y, इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा, तभी आपका ये क्या होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो हाँ ठीक। अब बोलो और बताओ, अब बताओ, हम कभी गलत होते ही नहीं। अरे वो ठीक है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं है जो तुम कह रहे हो, ठीक है। समझ में इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चंस में ही आएगा, अभी नहीं आएगा वो समझ में, जब क्वेश्चंस करेंगे। ये समझ में आ रहा है कंपोनेंट वाली बात, है ना। वही वाली बात बताई थी, जैसे मैंने बोला ना रिजल्टेंट कब 0 होगा। जैसे मान लो किसी एक एंगल पे से इसको एक ऐसे माइक से ऐसे बांध दिया और फिर मैंने इस तरीके से खींचा, फोर्स तो अभी भी लग रहा है ना। देखो एक मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये हाथ क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। अगर हाथ ना रोके तो क्या होगा, देखो ये बेंड हो गया ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एंगल पर फोर्स लग रहा है जो कि ना कि एक्स एक्सिस में है ना वाई है। और अगर इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता मैं, जैसे वो अपवर्ड लगाऊंगा, जैसे मान लो बीच में लगा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और अगर एक्स एक्सिस में लगाऊंगा तो ये इस तरफ जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच में लगाया था कैसे, मैंने क्या किया था, वायर को इसमें लपेटा था और एक एंगल पर, और देखो ये एंगल एक्स में भी नहीं है और वाई में भी नहीं है, इसीलिए तो दोनों के बीच में मोशन कर रहा था। तो समझ में आया, ये चीजें जो है बहुत सिंपल हैं। आप जो है देखिए ना एक्स पर है ना ही वाई पर, दोनों के बीच में, इसीलिए इसके दो हिस्से होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलावा होगा एक ठीक। तो जब हम कंपोनेंट सॉल्व करेंगे तो एक बार हम x को सॉल्व करेंगे, एक बार y को। जितने भी फोर्सेस x पे आएंगे सबको जोड़ देंगे और जितने y पे आएंगे उसको जोड़ देंगे। तो मैंने किया क्या, मैंने वैल्यू तो नहीं पूछी तुमसे, मैंने कहा कि इसके x पे होंगे, बिल्कुल ये x लाइन पे ही पाया गया, ठीक। इसमें सर इसमें x पर भी होगा और y पर, क्योंकि दोनों के बीच में। ये तो सिर्फ आपके लिए लिख दिया, ये आपको ही पता है क्या है, 0, है ना। क्यों, क्योंकि सर ये x वाली लाइन पर पाया गया, इसमें कुछ भी y के लिए है ही नहीं, ठीक। फिर यहाँ पर जब 3 की तरफ गए, देखा ये भी ना x पर है ना y पर, तो इसका मतलब एक x कंपोनेंट भी होगा और एक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तब fy 0 आएगा, और जब ये तीनों मिलकर सम 0 आएगा तब ये fx 0 होगा, तभी बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज इट ओके, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे सारी प्रॉब्लम छोटी छोटी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। इन द गिवन फिगर इफ ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, पहले से बता दिया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना है, सबको जोड़ के इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, ठीक। देन कैलकुलेट f1 एंड f2। तो कह रहे हैं कि तब आप मुझे f1 और f2 की वैल्यू ज्ञात करके बताइए। कैसे करेंगे, पहला स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, कुछ नहीं जिसको आता उसके लिए क्या है, FBD बनाओ, है ना। और फिर क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर आपको 3 फोर्सेस मिलेंगे तो लैंग्वेज लगा सकते हो, 3 से ज्यादा होंगे तो क्या करना होगा, कंपोनेंट रिजॉल्व करो, है ना। कंपोनेंट रिजॉल्व करो, कौन कौन से, x एंड y, ठीक है।
और उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ठीक है बताइए बताइए, समेशन ऑफ एफ एक्स लिखिए और समेशन ऑफ, और इक्वल टू क्या करना है, और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ये आपके 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अभी मैं ऐसे ही करूंगा सॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले आपको एफबीडी बनाना है, थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, एफबीडी बनाइए फिर मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो भाई देखो, कोई मुझे हेल्प करना चाहता है तो बता दो। हेल्प नहीं करोगे यार, तुम लोग चीटिंग करते हैं यार, सारी हेल्प हमसे ही, हमसे ही ले लो तुम लोग। ये क्या हो गया, एक लाइन हो गई, सिंपल है। ठीक, यहाँ पे क्या है भाई, ये एक्स एक्सिस की लाइन है कि नहीं है, पहले ऐसे बना लो बगल में, ताकि रेफरेंस के लिए पता रहे, इसको एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाई। जितने भी फोर्स चाहिए वो या तो एक्स पे होने चाहिए या तो वाई पे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है, तो पहले देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया जहां पर सारे बल लग रहे हैं, जिससे कि मुझे रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। ये डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूं, ताकि पता रहे इस रेखा पे आएगा कोई भी तो क्या होगा, एक्स, और एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, ये कौन सी लाइन है, वाई। ठीक है, ओके, एक्स और वाई पे कोई रहेगा उसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला फोर्स बनाया मैंने, तो क्या मिल गया मुझे, F1। कहाँ है ये, एक्स पे है, कुछ करना है इसमें, नहीं करना। ठीक, दूसरा दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ क्या बना के दिया हुआ है, 90 बना के दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। एक यहाँ पर ऐसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, जो कि कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री, है ना, कितना, 90। लेकिन ना वो एक्स पर है ना वो वाई पर है, दोनों के बीच में, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलो करेंगे, इसको भी करेंगे, परेशान मत। फिर एक और चीज देखते हैं, जरा F2 देखते हैं। एक बल जा रहा है ऐसे, वो इसी लाइन पर है, किस लाइन पर, ये प्लेन वाली लाइन पर है ना, ये कितना है, F2, इसकी वैल्यू नहीं पता। फिर एक क्या है, 10 न्यूटन का बल नीचे की तरफ, ये कहाँ है, ये वाई पर है कि नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन इस लाइन को ध्यान से देखें, इसी फोर्स को आगे बढ़ा दें तो यहाँ कोण कितना था, 60, यहाँ कितना बनेगा, 90, तो ये कितना होगा, क्योंकि तीनों कोण का सम कितना होना चाहिए, तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 60 इज 150, रिमेनिंग कितना बचा, 30। ये एंगल कितना हो गया, 30। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, तो क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसका मतलब समझो, दो अगर लाइन एक दूसरे कट करती हैं, तो जितना एंगल यहाँ बनाएंगी, मान लो यहाँ 30 में, तो यहाँ कितना बनाएंगी, 30। बस ध्यान रखना, लाइन ट्रेस करना चाहिए। देखो जब मैंने ध्यान से देखा, यही लाइन ऊपर जा रही है, हाँ जा रही है, ये वाली लाइन इधर जा रही है, हाँ जा रही है, यही लाइन बनाई 30 बना रही है, तो पीछे क्या हो जाएगा, ये भी सर। तो यहां से क्या मिलेगा, मैंने क्या सीखा, जब एंगल को बंद करेंगे तो कॉस कंपोनेंट, एंगल को ओपन करेंगे तो साइन। तो यहां से एंगल को बंद किया, क्या मिल गया मुझे, F2 cos 30, बंद किया ना, तो फिर साइन कैसे हो गया, मैंने नहीं बोला था, मैंने सही में नहीं बोला था। चलो ठीक है, तो ठीक है। अब इसको एंगल को यहाँ पर 30 बना हुआ है ना, अब इसको ओपन करेंगे तो कहाँ आएगा, याद रखिएगा दोनों कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90। तो वो एक्स पर चलाया, कितनी वैल्यू आएगी, F2 sin 30। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, जिसका कंपोनेंट बना लीजिए उसको वहां से गायब कर दीजिए। ठीक, ठीक है, हेल्प हो रही है। अब बस एक ही बदमाश बचा है, कौन सा, 10 न्यूटन, है ना, F2 गायब हो गया, अब 10 न्यूटन बचा है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 10 न्यूटन कैसे करेंगे भाई, यहां से एंगल कितना बना रहा है ये, 90। ठीक, बताओ भाई कैसे करें, कोई बताएगा मुझे, हेल्प करेगा, क्या करना चाहिए, कंपोनेंट रिजॉल्व करना है बेटा, यही क्वेश्चन है। अभी तो तुम क्वेश्चन समझ पाई, अरे नहीं समझ में। हाँ जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। एंगल मतलब लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए यार आप लोगों को, ये तो 9th क्लास में पढ़ाया गया है। कैसे करेंगे, अभी एक तरीका मैंने सिखाया था, हाँ 10 न्यूटन और F2 cos 30 के बीच में एंगल निकाल लो, कैसे निकालोगे, सर ये लाइन पीछे की देखो, तरफ तो 30 एंगल बना था। देखो इसने पकड़ लिया, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाए। फिर से देखो, यहाँ पर अगर F2 को वापस से ले आए, तो ये आपको भी पता है कि देखिए ये जो लाइन है कितना यहाँ दिया है, गिवन है, F2 और 10 न्यूटन के बीच कितना कोण है, 90,
और यहाँ F2 cos 30 और F2 के बीच कितना एंगल है 30, बचा कितना 60। काम खत्म हो गया है ना। तो यहां से क्या बनेगा 10 cos 60 और यहां हो जाएगा 10 sin 30, अरे 60 तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा गया, फिर से वही तरीका, सर ये इस तरह का एंगल बन रहा है तो इसको बंद करेंगे तो क्या मिलेगा cos कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से यहां पर लिख देता हूं मैं 10 cos 60 फिर बेटा क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ये इस तरफ 10 sin, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, अब तो सिर्फ ऐड करना है। नहीं है उसके लिए दोबारा से रिवीजन देखो, फिर से रिवीजन करा रहे हैं बच्चों। ऑनलाइन कोई दिक्कत हो प्लीज चैट में आप कमेंट करिए। ठीक है, फिर से देखिए रिवीजन करा रहे हैं। अब मैं इस फिगर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और एफबीडी कंप्लीट हो गया है तो मैं इस सबको मिटा दूंगा, फिर वापस से देखना यही बनेगा। ठीक, सिर्फ वैल्यू छोड़ के बाकी सब आप मिटा दीजिए। आपको फोर्स चाहिए ना, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो ऐड करते टाइम। ध्यान रखना ऊपर हमेशा पॉजिटिव वाई होता है, नीचे हमेशा नेगेटिव वाई होता है। मतलब नीचे कोई भी फोर्स होगा तो माइनस में उसको रखेंगे, और इधर क्या होता है पॉजिटिव एक्स, जितने भी इधर होंगे सब प्लस में ऐड हो जाएंगे, और इधर क्या होता है निगेटिव एक्स, ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों को बता दिया, अब मैं इन लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो फिर से देखो, तो फिर से देखते हैं इसको एफबीडी कैसे बनाया मैंने, दोबारा से रिवीजन करो। ये लाइन क्या है, मैंने क्या सिखाया था, पहले जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे क्या बना लो, रेफरेंस लाइन बना लो, दैट इज x बना लीजिए, और क्या बना लीजिए y, सिंपल। ठीक, तो जो x और y पर लाई करे फोर्स उसको डिस्टर्ब मत करना, कभी भी इसको डिस्टर्ब मत करना। ठीक, उसके बाद चले जाना प्लेन के पास, कितना एंगल था 60, कितना था 60। जब ध्यान से देखा ये लाइन कौन सी है y, इसका मतलब है, और ये लाइन कौन सी है x y लाइन है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90। तो अगर इसको एक छोटा ट्रायंगल मान लें तो ये अगर 90 है तो 90 प्लस 60 होता है 150, और रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा 30। स्टार्ट यहीं से करना है। ठीक, फिर क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 4 एंगल क्रिएट करती हैं। याद रखना कितने एंगल 4। तो हमें अगर एक एंगल भी पता है तो उसके जस्ट पीछे वाला एंगल उसी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखा तो ये एंगल किसके पीछे है, ये इस तरफ, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 30। ठीक, जैसे ही हमें यहाँ 30 मिलेगा हम F2 को सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या सिखाया था, एंगल को बंद करो तो cos कंपोनेंट, ओपन करो तो, और बंद करके कहां जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं तो y पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब cos कहां होगा, यहाँ पर F2 cos 30। ठीक है, और साइन कहां जाएगा, ओपन करने पर x पे जाएंगे। अगर देखो याद रखो, ऐसे अभी भी समझ नहीं आया तो देखो, अगर बंद किया y पे गए तो ओपन करोगे तो याद कर लो हमेशा x पे जाओगे, अगर बंद किया x पर गए तो ओपन करोगे तो कहां जाओगे y पर। कॉमन सेंस, फिर भी नहीं आया। तीसरा तरीका, दोनों कंपोनेंट के बीच में कितना कोण होगा 90 डिग्री। अगर आपने बंद किया, मान लो यहां पर आ गया आपका cos, तो यहां से 90 डिग्री देखो, जिधर आपका फोर्स था उसी से, मतलब उसी दिशा में, तो यहां से 90 बनाओ, कहां जाओगे हमेशा इस लाइन पर, तो यहां क्या आएगा F2 sin 30। ठीक है, इतना हो गया। और जैसे ही आप कंपोनेंट बनाओगे वैसे ही मेन फोर्स को हटा दोगे। कौन है मेन फोर्स, F2, इसको हटा देना है। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक, ये लो भाई गायब हो गया। अब इसको यहां से, अब वो डार्क लाइन बनी है, इसको ऐसे, ठीक, खत्म। अब कौन है परेशान कर रहा है, 10 न्यूटन है ना, देखो सिर्फ 10 न्यूटन है जो कि x और y के दोनों के बीच में। फिर से अब इसका एंगल निकालना है, तो इसका निकालने का सिंपल तरीका क्या है, यहां पर जब मैं ध्यान से देखा, जो 10 न्यूटन है और जो F2 है, और F2 कितना एंगल बना रहा है, वो 90, कितना बना रहा है भाई 90, और इसके बीच में y एक्सिस है, क्या कर रही है y, तो इसको कट ही कर रही होगी ना, एंगल को कट कर रही है। तो जब कट किया तो ये वाला जो पीस है वो कितना था, वो कितने डिग्री का था 30, तो बचेगा कितना, 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा ना। तो इसका मतलब है कि y एक्सिस और 10 न्यूटन के बीच कितना एंगल होगा 60, और हमें यही तो चाहिए था, हमें यही एंगल तो चाहिए था। तो यहां से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर से क्या करेंगे, फिर से अब एंगल कहां गया, इस तरफ आ गया, फिर इसको बंद किया तो कितना बनेगा cos कंपोनेंट, और कितना, जितना भी एंगल है, तो बन गया आपका 10 cos 60। बन गया कि नहीं बन गया। मैंने क्या बताया, जब ओपन करोगे तो जिधर फोर्स था उधर ही ओपन करना, ऐसा ना हो ओपन करके इधर चले आए, इधर ही करोगे ना, तो ओपन करो कहां जाओगे
इस तरफ। तो यहाँ पर क्या आ गया, F1 के साथ एक और आ गया 10 sin 60, और यहाँ मैं 10 न्यूटन को मिटा दूंगा और अब मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाऊंगा एक और फोर्स एरो बना के, दैट इज इक्वल टू 10 cos। बन गया कि नहीं बन गया एपीडी? सेम बना कि नहीं बना? मिला लो, है ना, सारे मिल गए। अब इसके बाद तो स्टेप एकदम इजी हो गया। क्या है इसका, जब ये एपीडी बन गया तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है ना, देखो स्टेप नंबर 1 एपीडी, स्टेप नंबर 2 कंपोनेंट डन, स्टेप नंबर 3 क्या है, सम करो, सम करना है, ठीक है। तो जरा देखो, प्लस एक्स किधर है, इधर ये, और माइनस एक्स इधर है, इधर, और ये क्या है, ये माइनस जे यानी कि माइनस वाई, और इधर क्या है, प्लस जी, है ना। तो अगर वेक्टर में किसी ने कह दिया तो क्या करोगे, आई जे का इस्तेमाल करोगे, और किसी ने कह दिया मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या करोगे, सिंपल एडिशन। हमने क्या बोला, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करोगे, एडिशन करोगे, है ना। तो एडिशन करते हैं, बताइए क्या लिखूं, 10 sin 60 प्लस क्या है, F1, है ना, फिर माइनस F2 sin, यह है माइनस में है ना, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन, ऊपर क्या है, F2 cos, बताओ भाई, cos 30 प्लस 10 cos 60 माइनस नीचे क्या है 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर, ठीक है। यहां से देखो F2 मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन से, और F2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा, F1। जल्दी से करके बताओ आंसर क्या होगा। cos 60 1/2 होता है, जो cos 60 होता है वही sin 30 होता है, और sin 60 होता है √3/2। cos 30 भी क्या होगा, √3/2। तो हमेशा मैंने क्या बोला, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करो, पहले F2 निकालोगे फिर F1 निकालोगे, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करना, तो सेकंड इक्वेशन मैं पलट दूं क्या, मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को ये फिगर नहीं मिलेगा ना। रुकिए, एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर लूं बस, उसके बाद तो आप करते रहिए। मैं करूं सॉल्व, हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया। F1 is equal to 5/√3, F2 is equal to 10/√3, 10 बाई 10 अपॉन में, हाँ सही है, और F1 कितना है बेटा, 5/√3। नहीं F1 गलत हो गया, पता नहीं क्यों तुम्हारा, F2 तो सही है। F1 आएगा -10/√3, हाँ गुड, ठीक है। चलिए क्या है भाई, इक्वेशन क्या था, फिर से यहां शुरू करते हैं, F2 cos 30 शुरू करें, ठीक है। देखो यहां से हम करके दिखा रहे हैं, cos 30 क्या होता है, जिसको नहीं याद है, वैल्यूज याद नहीं है, cos 30 होता है जो कि इक्वल टू sin 60 भी होता है √3/2, फिर जो cos 60 होता है वही sin 30 होता है, दैट इज इक्वल टू, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे, है ना। अब क्या है यहाँ पर, ये है F2 cos 30, तो cos 30 कितना कर दूं मैं, √3/2 प्लस, फिर क्या है 10 cos 60, 10 cos 60 कितना है 1/2, फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0। बेटा सत्यम चैट में चैट का यूज करिए, ठीक है। सत्यम माइक मत ऑन करो, चैट का यूज करो, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे बेटा, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बदमाशी है ना, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 2 5 जा 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा, -5, तो F2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, और ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 न्यूटन, ठीक। F1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा, 10 sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है इक्वेशन बोलो यार, प्लस F1 माइनस
F2 कितना, F2 क्या आ गया, F2 sin 30, F2 कितना आ गया था 10/√3 और sin 30 कितना है 1/2। ठीक, उसका क्या है, कुछ है क्या इसमें, इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस तो ये क्या आ जाएगा 5√3 माइनस 5/√3 प्लस F1 इज इक्वल टू, सबको उधर फेंक दो, F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5√3 माइनस 5/√3। एलसीएम ले लो, है ना, तो क्या आ जाएगा -15 फिर -5 सब 5 तो यहाँ प्लस में होगा, माइनस में था। हाँ हाँ वही चीज है, एक गलती है इसमें, ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। अब ठीक है, प्लस 5/√3 एट इज इक्वल टू -10/, बड़े भाई कहाँ से गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक सर, नीचे वाली लाइन समझा दो सर, 2 लाइन, कौन सी 2 लाइन भाई, रुको देखते ढूंढते, तुम लोग नोट करो, कौन सी 2 लाइन समझ नहीं आई इसको, यही इक्वेशन कह रहा होगा, जानते हैं इक्वेशन कह रहा ना बड़े भाई, चैट में बताओ इक्वेशन नहीं समझ में आया, 2 लाइन थोड़े ना लिखा है, इतनी मेहनत से इक्वेशन बनाया हम लोग ने, यही समीशन नहीं समझ में आया होगा इसको। चलो कंफर्म करे तो बता दें इसको, तुम लोग लिखते रहो, कंप्लीट कर लो। आपको आ गया, हाँ भाई पीछे आंसर ही आ गया एक क्वेश्चन का गलती से, है ना, हाँ इक्वेशन समझ नहीं है इसको। अच्छा ये अभी आ रहा है, हाँ बड़े भाई कहाँ थे, सो गए, जो सोया वो खोया, है ना, कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो पढ़ लो, आगे बढ़े, जल्दी बेटा जल्दी, सजा से आगे लिखा दे, कितनी सुंदर कॉपी है इसकी। ये अपने लिए नोट्स नहीं बनाता है, किसके लिए बनाते हो साल में चेक कराता है यही ना चेक है एक कॉपी। चलिए ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर इक्वेशन, वापस से इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऐसे बनी थी सिंपल, ये वाला है वीडियो अगर समझ में आ गया है तो जितनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। देखो ध्यान से, इस लाइन पर पॉजिटिव एक्स पे क्या है 10 sin 60 और क्या है f1, तो हमने क्या किया 10 sin 60 प्लस f1 कर दिया। फिर मैंने क्या सिखाया, जो निगेटिव साइड में उसको माइनस कर दो, तो माइनस f2 sin 30, और फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि x वाले एक्सिस पर जितने भी फोर्स हैं उनको क्या कर दो 0 के बराबर, तो हमने इक्वल टू 0 कर दिया, पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन देखो, फिर से देखो प्लस y एक्सिस पे f2 cos 30 था और क्या था 10 cos 60, तो उसको ऐड कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट इसको किया, देखो माइनस y पर क्या था 10 न्यूटन, माइनस 10 कर दिया, और फिर से इसको किसके बराबर करना था 0 के, तो 0 के बराबर कर दिया। ठीक, फिर इसको सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला आप कर लेंगे, इसमें तो आपको एफबीडी में एंगल भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बढ़ाए कभी, दो पैरेलल लाइन क्या होती हैं, उनके बीच में कोई तीसरी लाइन इसको कट करती है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करती है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टेंशन T1 T2 एंड T3, 3 टेंशन पूछे गए हैं, और मैंने क्या सिखाया था, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में टेंशन सेम रहता है, जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है वैसे ही टेंशन बदल जाता है। तो यहाँ 3 स्ट्रिंग है, ये देखो ये हो गया आपका एफबीडी का पॉइंट, एक टेंशन यहाँ नीचे की तरफ है ना, और एक टेंशन यहाँ ऊपर की तरफ, दोनों की वैल्यू क्या होगी T3 होगी। फिर एक टेंशन यहाँ इसमें T1 अंदर की तरफ, और एक यहाँ पर है ना T1, और यहाँ पर एक T2, और यहाँ पर एक, और देखो ध्यान से बनाते हैं, रेफरेंस लाइन कहाँ बनाने बोलता मैंने, पॉइंट जहां पर आपका, जहां पर एफबीडी बन रहा हो, है ना। तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, देखना कितना आसान है। तो ध्यान से देखो ये लाइन, और यहाँ पर भी एक बना लो, यहाँ पे भी एक बना लो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, और ये दोनों भी पैरेलल। ठीक, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स रे हो गई कि नहीं हो गई, है ना। मैं दूसरा एफबीडी बनाऊं क्या, चलो मैं बनाता हूं अपना एफबीडी।
ठीक है, यही है। ठीक, ब्लॉक का कितना है, ये 5 किलो, और रेफरेंस लाइन ये होगी, ये कहाँ चली जाएगी भाई, ये हो गई y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत? एंगल कितना है, जिसको समझ में आ चुका है वो सॉल्व करने पे ध्यान लगाए, जिसको नहीं आया वो देखता रहे मेरे को कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अब दो लाइन, मैंने क्या बोला, फिर ये जो पॉइंट ऑफ फिक्स जहां पर है वहां पे भी एक रेफरेंस लाइन बना लो, जिससे कि क्या दिख जाए, ये y एक्सिस पैरेलल है इन दोनों लाइन के। ठीक, तो क्या होगा, ये तीसरी लाइन को कट करती दिख रही है तुमको, तो क्या होगा, एक आपका अल्टरनेट रीजन के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा, हो गया काम। बाकी सबको मिटा दो, जैसे ही हमको मेन एंगल्स मिल जाए, बाकी सबकी जरूरत है क्या, नहीं, तो मिटा दो। ठीक, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। ठीक, मुझे इस 5 kg की भी जरूरत। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो, ये क्या है, ये तेरा T1 था, ये हो गया तेरा T1, और ये तेरा यहां से ये भी हटा दे, और ये हो गया तेरा T। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब क्या होगा, यहां पर T2 cos 60 किधर बनेगा, इधर T2 sin 60 किधर बनेगा, ठीक, T1 cos 30 किधर बनेगा, इधर, और T1 sin 60 किधर बनेगा, sin 30, माफ करना। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैंने क्या सिखाया था, सब गायब करो, सिर्फ x दिखना चाहिए, और बस खत्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। आओ बताओ, ये हो गया तुम्हारा नीचे की तरफ T3 की वैल्यू निकालना सबसे आसान है, वो कैसे निकालेंगे वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि F = mg होता है, ये तो तुम्हें पता है ना। करोगे, अब जल्दी से आंसर बताओ। अब अच्छा, एक सवाल तुम बताओ, आयुषी तुम बताओ जरा, यहाँ पर ये मास दिया वेट दिया, चलो इससे पहले तुम अपना जवाब बदलो, हम इसी को मान लेते हैं सही है। दिया जाएगा m × g कितना लेना है, 10। ठीक, तो जाएगा 5 × 10, दैट इज इक्वल टू, तुम्हें मैंने बताया क्या बता दिया। ठीक है, एक मैंने आंसर दे दिया, बाकी तुम दे लो। इसमें चाहे तुम लैमिस थ्योरम यूज कर लो, चाहे तुम कंपोनेंट कर लो। अगर ये नहीं करना चाहते हो डायरेक्टली लैमिस थ्योरम लगाना, तो क्या करोगे, तब पता है, इसका ही दूसरा फॉर्म कर दे। ये तो हमने बता दिया, ये आंसर निकल आएगा अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लैमिस थ्योरम करना है, तो क्या करेंगे, फिर जो सिखाया था कुछ नहीं करना है, सर T3 बनाओ और T2 बनाओ और T1। ठीक, अब क्या चाहिए, एंगल चाहिए सर। यहाँ पर ये तेरी डिफरेंस लाइन थी, ये एंगल कितना था बताओ, 30, और ये टोटल एंगल चाहिए था, बचा कितना, 90, 90 + 30 कितना होगा, 120। एक्चुअली कितना एंगल होगा यहाँ पर, अब रेफरेंस लाइन को ऐड कर दो, बस कैलकुलेट करने निकालना होता है, ये हो जाएगा 120। ठीक, टोटल एंगल कितना बनता है, 360। फिर से रेफरेंस लाइन, इधर कितना था भाई 60, और इधर कितना बचा 90, 90 + 60 कितना होगा 150, कितना होगा भैया 150। तो ये एंगल कितना हो गया 150। ये एंगल कितना होगा, ये दोनों का सम कर लो, 360 से घटा लो, उतना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सिंपल है ना। टोटल सर्कल एंगल कितना बनता है 360। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 120 और 150 आ गया, बचा कितना, 360 में घटाएंगे वही तो आएगा। कितना आ रहा है ये 270, 90 डिग्री का एंगल बचा, ये भी बता दिया आपने, ये कितना है। अब लैमिस थ्योरम यूज कर लो, तो एक्चुअल में कहां शुरू करोगे, T3/sin 90। sin 90 कितना होता है 1। यहां से लैमिस थ्योरम आसान है, बल्कि ये तो आसान हो गया रे, लैमिस से ज्यादा अच्छा है। ये क्या जाएगा T3/sin 90 = T2/sin 120। sin 90 1 होगा, T3 की वैल्यू 50, T3 की वैल्यू 50। देखो हम यहां से कर देंगे, फिर इससे भी कर देंगे। ठीक है, देखो तो यहां से आ गया सर T2 = T3 × sin 120। गलत है क्या? sin 120 कैसे निकालेंगे, 90 + थीटा यार। sin 90 + थीटा क्या होता है, cos 30 कितना होता है
अब क्या आंसर बता दें? ठीक है, कर नहीं पा रहे होंगे आप, है ना? अभी कराते हैं, सब्र करिए बस। क्यों भाई, क्लियर है? लैमीज थ्योरम अच्छा है, तुम जो कह रहे हो जगह जगह पर बदलती सिचुएशन, यहाँ पर तुरंत फिट हो गया इसलिए अच्छा है, नहीं होती तो वो बेहतर। ठीक है, मैंने दोनों, ये देखो मैं बता दे रहा हूं, ये है एनालिटिकल मेथड जिससे मैंने किया, ठीक है, और ये है लैमीज, ये है लैमीज, ठीक है। जिससे करना है उससे कर लो, आंसर जिससे जल्दी आए वही अच्छा। सीधी सी 90 दिखा मुझे तो मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि sin 90 1 होता है, मुझे सॉल्व करना नहीं पड़ा इसलिए। ठीक है, T2 equal to 25. T2 कितना आ गया? 25. हाँ, T1 equal to 50। कहाँ साहब, यहाँ देखो 20, ये 50 निकाला तो 50 से वहां जब गलत हो गया तो तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा। हम पता है क्या यूज करेंगे, फिर सिखा देता हूँ, वापस से आखिरी में बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लैमीज थ्योरम का यूज करना नहीं आ रहा है तो लैमीज थ्योरम में रेशियोज इक्वल होते हैं, तो जो मेरे काम का होगा मैं उसके इक्वल करूंगा ना। तो मेरे काम का क्या था, इधर देखो, T3 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन sin 120, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, T3 अपॉन sin 1, ये पता है क्या बन रहा है, ये 90 प्लस 60 बन रहा है, sin 90 प्लस थीटा यूज करूंगा, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है ये देखो, sin 90 प्लस थीटा, मैंने क्या सिखाया था, 90 और दिखेगा तो sin का आंसर cos, और कौन से क्वाड्रेंट में है वो डिसाइड करेगा कि प्लस में आएगा या माइनस में। तो sin का आंसर किस में आना है सर, cos में, थीटा जो भी हो। फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में, तो sin का इलाका है, तो इसका मतलब ये तो सिखाया था ना मैंने, तो ये तो ना पूछना मुझसे, ठीक। तो यहां से मैंने कहा कि यहाँ sin 90 है, तो जब पेयरिंग करूंगा मैं इसकी करूंगा और इसके बाद इसकी करूंगा सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे रूट में आंसर आएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कितना टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, पेयरिंग करनी है तो आप सबसे इजी वाले से करोगे। तो यहाँ पहला पेयर क्या बनेगा, T2 के साथ, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, T3 sin 120, और यहाँ लिख देता हूँ sin 90 क्या होता है 1, ठीक, sin 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू √3/2, ठीक। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, ये T3 कितना निकाला था मैंने 50, ये कितना आ गया √3/, ये कितना आ गया 25 √3 न्यूटन, ठीक। ये हो गया T3 निकल गया, T1 की T1 कहाँ गया, ये T1 होगा ना रे, T1 कर ले, ठीक। तो T1 कौन sin 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T3, ठीक। यहां से आएगा T1 इज इक्वल टू T3 इंटू sin 150, फिर से यहाँ sin 150 को लिख सकते हो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 60, cos 60 होता है 1/2, ये कितना हो गया, अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया cos 60 की जगह मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। भाई तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत हुई बताओ। यहाँ sin 150 का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, ठीक, और sin 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्या आएगा cos 60 आएगा, cos 60 की वैल्यू कहाँ क्या होती है, अभी वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें, देखो यहाँ लिखा है मैंने पीछे, वो लिखा है, पढ़ो उसको क्या लिखा है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। जब 1/2 पुट करें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो sin 150 इज इक्वल टू 1/2, और फिर 25 दूनी 50 होता है कि नहीं होता है, तो भाई कितना आएगा, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू T1 T2 T1 इज इक्वल टू 25, T2 कितना आया था 25 √3, और T3 कितना आया था, ये है इसका, ठीक है। बस ये हो गया, जिसको एनालिटिकल मेथड यूज करना है उससे कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक बेटा, ओके, ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम आपका अप हो गया है, 4:51 हो गया, सावन सर की क्लास है। ठीक है, अब अगली क्लास में इसको और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसमें। ठीक है, ये सब भी कराना है। होमवर्क के लिए लोगे क्या? ये क्वेश्चन तो यही कर सकते हो, चाहो तो वर्बली हो जाएगा। ये किधर है? अलोंग द एक्स एक्सिस, एक ही कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, वो भी यहाँ 60 बना रहा है, तो एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा? तो मैंने क्या सिखाया? 2 रस्सी तो 2 टेंशन, है ना। और यहाँ पर क्या है? मास का दिया, ये क्या? 10√3 न्यूटन, ऑलरेडी बता दिया, फोर्स भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह देख लो, मैं रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ इसको, ये होमवर्क है आपका। ये सिंपल है, इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी इस कबूतर का जो मास होगा उससे mg नीचे लगेगा, जस्ट सेम क्वेश्चन किया तुमने अभी। ठीक, तो एक टेंशन इधर होगा, एक टेंशन इधर होगा, दोनों तरफ थीटा सेम है, तो यहाँ कुछ रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक, ये आपका होमवर्क है, करना है, मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ठीक, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।